माकी जस्ट अवेकेंड इन एपिसोड 4 ऑफ जुजुत्सु काइजन। एंड इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि माकी अचानक से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। एंड कुछ लोग सोच रहे होंगे कि माकी को कोई पावर अप मिला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। माकी को कोई भी पावर अप नहीं मिला है एंड माकी ने कोई नई एबिलिटी भी अवेकन नहीं की है। उसने बस एक कंडीशन को फुलफिल किया है जो कि उसके जन्म के टाइम से उसके पास था। और इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि ये कंडीशन एक्चुअली में था क्या और माकी ने इसको कंप्लीट कैसे किया। मैं तुम्हें माकी की पावर्स को कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें आगे भी जाके इस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माकी के जन्म और जेनिन क्लैन के बारे में। जेनिन क्लैन और जुजुत्सु सोसाइटी इन जनरल जो है कर्स एनर्जी और टेक्निक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और ये इंपॉर्टेंस देना सही भी है क्योंकि किसी भी सॉर्सरर का 80% ऑफ द स्ट्रेंथ जो है उसके जन्म के टाइम उसके टैलेंट से डिटरमाइन किया जा सकता है। बट जेनिन क्लैन जो है इस चीज को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है जहाँ पे लिटरली ये लोग हेट करते हैं किसी को भी जिसके पास टैलेंट नहीं है। और माकी भी बिल्कुल वैसी ही थी। माकी जब पैदा हुई थी तो उसके पास ऑलमोस्ट नो कर्स एनर्जी था और उसी चीज के कारण जेनिन फैमिली जो थी माकी को काफी ज्यादा हेट करती थी। वो लोग माकी को एज ए फेलियर ट्रीट करते थे, ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि माकी जेनिन फैमिली की है ही नहीं। और इसी चीज के कारण माकी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। बट माकी जो थी इन सब चीजों से रुकने वाली नहीं थी। वो जुजुत्सु हाई ज्वाइन करती है और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के बाद एक सॉर्सरर भी बनती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अवेकनिंग के पहले माकी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। माकी के पास बहुत ज्यादा कम कर्स एनर्जी होने के कारण ये कर्सेस को देख भी नहीं पाती थी। इसे एक स्पेशल कर्स ग्लासेस का यूज करना पड़ता था जिसके कारण ये कर्सेस को देख पाए। और माकी को ग्रेड करना भी काफी मुश्किल था क्योंकि एज ए सॉर्सरर तुम्हारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि तुम एटलीस्ट कर्सेस को देख पाओ। बट इन सब चीज के बाद भी माकी ने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि वो फिजिकली एक सुपर ह्यूमन बन गई थी। यहाँ तक कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ यूजी इतादोरी से कंपेयर की गई है। उसके अलावा माकी ने कर्स टूल के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग की और उन सारे कर्स टूल को मास्टर किया जिसके कारण ये कोई भी कर्स टूल एफर्टलेसली यूज कर सकती है। और सिर्फ इतनी चीजों से ही माकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी कि वो ग्रेड 2 के कर्सेस को आसानी से मार सकती थी। बट उसके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर होने के बाद भी उसको ग्रेड 4 में रखा गया। और इस चीज में उसके क्लैन का हाथ है क्योंकि वो लोग इसको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उनके प्रेशर के कारण भी माकी को ग्रेड 4 पे रखा गया। अब हम लोग बात करते हैं हेवनली रिस्ट्रिक्शन की जिसके कारण माकी इतनी ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन पाई। अब हेवनली रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है? तो एक हेवनली रिस्ट्रिक्शन एक तरह का बाइंडिंग वाव है जो कि तुम्हारे बर्थ के टाइम ही तुम पे इम्पोज कर दिया जाता है। इसको तुम लोग जुजुत्सु वर्ल्ड में एक तरह का जेनेटिक डिफेक्ट समझ सकते हो। अब हेवनली रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जुजुत्सु का जो सिस्टम है वो तुमसे कुछ छीनता है लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ और दिया जाता है। इसको तुम लोग एग्जाम्पल से ज्यादा सही समझोगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं टोजी जेनिन का। टोजी जेनिन के पास बर्थ से ही कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी बट उसके बदले उसको एक्सट्रीम फिजिकल एबिलिटीज दी गई थी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मेकामारू का। अब मेकामारू जो था फिजिकली बहुत ज्यादा वीक था और वो सनलाइट में भी नहीं जा सकता था। उसकी बॉडी लिटरली यूजलेस थी बट उस चीज के बदले इसके पास बहुत मैसिव अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी थी। और उसी के साथ साथ ये अपने पपेट्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से भी कंट्रोल कर सकता था और इसका रेंज पूरे जापान कंट्री को कवर करता है। आई होप तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली में है क्या। एक चीज और, हेवनली रिस्ट्रिक्शन जो है ऑप्शनल नहीं है। अगर तुम इसके साथ बॉर्न हो गए तो तुम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। अब इसी के साथ कंफ्यूजन आता है कि अगर माकी के पास भी टोजी की तरह हेवनली रिस्ट्रिक्शन था तो माकी टोजी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं थी? इसका आंसर ये है कि माकी के पास कंप्लीटली जीरो कर्स्ड एनर्जी नहीं थी। माकी के बॉडी में स्टिल बहुत कम अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी प्रेजेंट था बट टोजी का जो बॉडी था उसमें जीरो कर्स्ड एनर्जी था। और उस छोटे अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी के कारण माकी का जो हेवनली रिस्ट्रिक्शन था वो पूरी तरीके से अप्लाइड नहीं था क्योंकि हेवनली रिस्ट्रिक्शन जो है एब्सोल्यूट एक्सचेंज मांगता है। अगर तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा भी कर्स्ड एनर्जी है तो हेवनली रिस्ट्रिक्शन की पावर तुम्हें पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। तो अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगी कि माकी के अंदर थोड़ा सा भी कर्स्ड एनर्जी क्यों है? हेवनली रिस्ट्रिक्शन अगर माकी पे अप्लाइड है तो माकी के अंदर से सारी कर्स्ड एनर्जी तो चली जानी चाहिए बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि माकी एक ट्विन है यानी कि जुड़वा है। और जुजुत्सु का जो सिस्टम है वो जुड़वा बच्चों को अलग अलग इंडिविजुअल की तरह ट्रीट नहीं करता है। वो जुड़वा बच्चों को एज ए वन इंडिविजुअल ट्रीट करता है जो कि 2 पार्ट में बटे हुए हैं। इसका मतलब माकी और मे जो है कर्स्ड एनर्जी को शेयर करती है। तुम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक ग्लास है जिसमें कर्स्ड एनर्जी भरी हुई है और वही कर्स्ड एनर्जी जो है माकी और मे दोनों शेयर करते हैं, जिसमें से ज्यादातर जो कर्स्ड एनर्जी है वो माई के पास है बट उसमें से थोड़ा सा अमाउंट माकी के पास भी है। और माई जो थी सॉर्सरर बनना चाहती ही नहीं थी, इसी कारण से माई का जो एग्जिस्टेंस है वो माकी को होल्ड बैक करके रखे हुए था। माकी चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों ना कर ले लेकिन जब तक माई जिंदा है
तब तक माकी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच सकती है। और ऐसा ही सेम माई के लिए भी है, क्योंकि माई भी अपनी कर्स टेक्निक उतने इफेक्टिव तरीके से यूज नहीं कर पाती थी। ये दोनों ट्विंस जो थे एक दूसरे के स्ट्रेंथ को होल्ड बैक किए हुए थे, और जब तक माई जिंदा है माकी के अंदर से कर्स्ड एनर्जी कभी जीरो होगी ही नहीं। और ये जो चीज है वो माई को भी अच्छे से पता थी, इसीलिए वो अपनी लाइफ को माकी के लिए सैक्रिफाइस करने का डिसीजन ले लेती है। माकी और माई दोनों को ही उसके फादर ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और उनको बहुत सारे कर्सेस के सामने मरने के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए माई सोचती है कि अगर मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूं तो कम से कम माकी जिंदा बच सकती है। इसीलिए वो अपने कर्स टेक्निक को एक आखिरी बार यूज करने का डिसीजन लेती है। माई का कर्स टेक्निक है कंस्ट्रक्शन, जिसकी मदद से ये अपने कर्स्ड एनर्जी को यूज करके लिटरली कुछ भी क्रिएट कर सकती है। ये नॉर्मली एक एक्स्ट्रा बुलेट क्रिएट किया करती थी जिससे ये अपने अपोनेंट्स को चकमा दे पाए, बट ये पूरे दिन में बस एक ही एक्स्ट्रा बुलेट क्रिएट कर पाती थी। बट अपने फाइनल मोमेंट में इसने अपनी सारी कर्स्ड एनर्जी और लाइफ फोर्स यूज करके एक कटाना बनाया। एंड मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया कि माकी और माई जो है सेम कर्स्ड एनर्जी शेयर करती है। तो जैसे ही इसने अपनी सारी कर्स्ड एनर्जी यूज की तो माकी के बॉडी में भी कर्स्ड एनर्जी जीरो हो गई। एंड उसी मोमेंट पे माकी का जो हेवनली रिस्ट्रिक्शन था वो पूरी तरीके से उस पे अप्लाई हो गया। एंड हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण माकी की जो बॉडी है फाइनली अपने फुल पोटेंशियल पे चली गई। एक चीज और, माई ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके जो स्वॉर्ड कंस्ट्रक्ट किया था वो भी कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, वो एक स्पेशल ग्रेड का कर्स टूल है जिसका नाम है सोल स्प्लिट कटाना। ये ऐसा ही सेम स्वॉर्ड जो है 2G के भी पास था, और इस कटाना की एबिलिटी ये है कि ये किसी के भी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी को बाईपास करके उसके सोल को डायरेक्टली डैमेज कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। अब कुछ लोगों का ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर माई चली गई तो माकी के बॉडी में कर्स्ड एनर्जी तो वापस आ जानी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर हेवनली रिस्ट्रिक्शन एक बार कंप्लीट हो गया तो उसको तुम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट होने के बाद माकी कितनी ज्यादा स्ट्रांग बन गई है। एंड आई थिंक ये एपिसोड देखने के बाद तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि माकी किस लेवल पे है। माकी को डायरेक्टली ऑथर ने 2G से कंपेयर किया है, तो तुम लोग माकी को कम से कम 2G इतना स्ट्रांग समझ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन से एक्चुअली में तुम्हें क्या क्या पावर्स मिलती है। सबसे पहले बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो तुम्हारी बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी, जहां पे तुमसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग शायद ही कोई हो। तुम स्पेशल ग्रेड अपोनेंट्स तक को ओवर पावर कर सकते हो। बात करें स्पीड और रिफ्लेक्सेस की, तो अगर तुम्हारे पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन है तो लिटरली गिने चुने सॉर्सरर्स और कर्सेस ही तुम्हारी स्पीड पे रिएक्ट भी कर सकते हैं, और तुम्हारे पास कर्स्ड एनर्जी जीरो है तो कोई तुम्हें सेंस भी नहीं कर सकता है। यू आर बेसिकली इनविजिबल टू एनी सॉर्सरर। तुम्हारी बॉडी की इंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। एक तरह से तुम्हारी बॉडी स्टील के जैसे हो जाएगी, एंड तुम्हें डैमेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है किसी के लिए भी। फिजिकल एबिलिटी के साथ साथ तुम्हारे सेंसेस भी एकदम एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, जहां पे तुम अपनी आंखों से ऐसी चीजों तक को नोटिस कर पाओगे जो कि नॉर्मल ह्यूमन कभी नहीं कर सकता है। तुम्हारा कान जो है लिटरली एक रेडार की तरह है, जो कि थोड़ी सी भी आवाज को सेंस कर सकता है। ये सब तो है ही, उसके बाद तुम बहुत सारी चीजों से रेजिस्टेंट भी हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी तरह का बैरियर जो है तुम्हें सेंस नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि डोमेन एक्सपेंशन का जो श्योर हिट इफेक्ट होता है वो भी तुम पे काम नहीं करेगा। और भाई ये सारी चीजें मिलके माकी को एक डीमन बना चुकी है। माकी की स्ट्रेंथ को जुजुत्सु का सिस्टम स्केल नहीं कर सकता है। जैसे कि तुम्हें पता है कि गोजो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका लिमिटलेस टेक्निक और सिक्स आइज जो है उसको कंप्लीटली ओवर पावर्ड बनाती है। बट ये सब चीज होने के बाद भी गोजो जो है जुजुत्सु के सिस्टम के अंदर ही फंक्शन करता है। वहीं पे माकी जो है जुजुत्सु के सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। माकी को तुम लोग एक तरह से लूप होल मान सकते हो सिस्टम में। एंड आई थिंक अब जुजुत्सु के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ऐसे सॉर्सरर्स नहीं बचे हैं जो कि माकी के साथ compete कर पाए। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक एपिसोड आया नहीं है, बट भाई बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है कि इस एपिसोड के लिए मापा वालों ने एवेंजर्स को असेंबल कर दिया है। इतने खतरनाक एनिमेटर्स इस एपिसोड पे काम कर रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूं। ऊपर से 29 मिनट का एपिसोड। तुम लोगों में से जो एनीमे ओनली फैंस है वो लोग तो पागल हो गए होंगे इस एपिसोड को देख के। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को ऐसे टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई 3000 सब्सक्राइबर रीच करने में हेल्प करो। सब लोग अंडररेटेड बोलते हो तो सब्सक्राइब भी तो करो, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि तुम लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हाइप करोगे उतने नए ऑडियंस तक ये वीडियो जाएगा, और इस चीज से चैनल के ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।